दोस्तों नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज की बॉम्बे टॉकीज में कुछ हटकर हम बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत की जिन्होंने 1981 में बनी फिल्म उमराव जान में रेखा की अम्मी का रोल अदा किया था। जी हाँ, फर्रुख जाफर। फर्रुख जाफर जी ने उसके बाद बहुत सारी और भी फिल्मों में अभिनय किया और अभिनय के प्रति जो इनकी मोहब्बत है वो एक मिसाल है। ये आप अभी पूरा कार्यक्रम सुनकर जान जाएंगे। और आज जिस फिल्म की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है मेहरुनिसा। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ और इस महोत्सव में उद्घाटन, समापन और मध्य में जो खास फिल्में दिखाई जानी होती हैं उनका चयन किया जाता है, चयन समिति होती है। और मध्य सत्र के लिए जिस फिल्म का चयन किया गया वो थी मेहरुनिसा। और मेहरुनिसा इसलिए हमने आज इस कार्यक्रम के लिए इसको चुना है क्योंकि मेहरुनिसा में फर्रुख जाफर जी ने लीड रोल किया है। जी हाँ श्रोताओं, वो भी 88 वर्ष की आयु में। है ना अपने आप में एक उदाहरण, एक मिसाल, किस तरह से वो रोल उन्होंने अदा किया, किस तरह से उनका चयन हुआ और फिल्म की क्या कहानी है और उससे जुड़े हुए लोगों ने कैसे कैसे अनुभव किया, ये सारी बातें हम करेंगे। कुछ रिकॉर्डिंग्स श्रोताओं हम आपको बता दें कि हमने गोवा में फिल्म फेस्टिवल के दौरान फोन पर रिकॉर्ड की और फर्रुख जाफर जी से हमने प्रयास किया बात करने के लिए फोन पर। सबसे पहले हम सुनेंगे फर्रुख जाफर जी को। फर्रुख जाफर जी का हम स्वागत करते हैं और सुनते हैं उनसे की हुई ये बात। हेलो। हेलो, प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। कैसी हैं आप? बढ़िया। तो आपकी क्या यादें जुड़ी हैं ऑल इंडिया रेडियो से? आपने आकाशवाणी में काम किया है ना, आप अपनी थोड़ी सी यादें बताएं। जी हाँ, काम तो किया है जी। पहला काम मैंने ही किया है। कहाँ पर? लखनऊ आकाशवाणी। अभी आपने एक पिक्चर की है जिसमें मेहरुनिसा बनी है आप। जी जी। तो उसकी शूटिंग के बारे में कुछ बताइए ना। मेहरुनिसा के बारे में? जी जी। मेहरुनिसा मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने हाँ कर दिया सिर्फ देख के। फिर में मुझे काम करने को मिला तो मैंने हाँ कर दिया। मुझे 40 साल में लीड रोल मिला करने को मेहरुनिसा, तो मैंने हाँ इसलिए किया। औरतों की कहानी है, बुजुर्ग की कहानी है, जो कि बुजुर्गों को इग्नोर किया जाता है इस जमाने में, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। श्रोताओं, ये थी फर्रुख जाफर। अब आप समझ रहे हैं कि 88 वर्ष की आयु, 2021 में हम ये बात कर रहे हैं उनसे। और जिस मौसम में हम बात कर रहे हैं इस वक्त आप सब जानते हैं कि लखनऊ में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में बहुत देर तक बात नहीं कर सकी। चलिए कोई बात नहीं, उनकी बेटी मेहरू जाफर जी से बात कर लेते हैं और उनसे फर्रुख जाफर जी के बारे में कुछ जानकारियां हासिल कर लेते हैं कि शूटिंग के दौरान वो कैसे क्या क्या करती हैं, क्या उनकी दिनचर्या होती है और किस शिद्दत से वो अपने काम को करती हैं। स्वागत है कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें चुना आपसे बात करने के लिए। तो जी मेरी अम्मा हैं अदाकारा, 40-45 साल से पर्दे पे वो आ रही हैं और बहुत उनका दिल था गोवा आने का, लेकिन वो कोविड के डर से हम लोगों ने ठीक नहीं समझा उनको इतनी लंबी यात्रा में इन्वॉल्व करने के लिए, तो इसलिए वो नहीं आ सकी। लेकिन उनका फिजिकली नहीं है, इन स्पिरिट, दिल से वो हमारे साथी हैं। और इस फिल्म के बारे में क्या कहेंगे आप? ये फिल्म जो मुझे सबसे ज्यादा नायाब इसलिए लगती है कि कोई लखनऊ एक बहुत ही खास शहर है और 200 साल पहले तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल, बगदाद, पेरिस ऑफ द ईस्ट, लेकिन उसके बाद फिर जब इकोनॉमी बदली फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू इंडस्ट्रियल तो यहाँ पे काफ़ी गुर्बत आ गई और लखनऊ का जो हाल था वो बेहाल हो गया। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि एक दिल्ली का बंदा जो बहुत कम उम्र में 19-20 साल की उम्र से यूरोप में रह रहा है,
उसको लखनऊ पसंद आ गया और उसने कहा कि लखनऊ शहर है, बड़ा ख़ास शहर उसे लगा और इतनी बड़ी अदाकारा हैं, तो फिर उन्होंने अपने तसव्वुर किया एक कहानी का और उसमें हम लोगों ने फिर 1857 और बेगम हसरत महल और थोड़ा सा इतिहास भी जोड़ा। लेकिन ये कहानी है मेहरुन्निसा की, लेकिन हर औरत को इंस्पायर करने लायक है जो कुछ अपनी ज़िंदगी से करना चाहती हैं। तो उनके लिए एक सबक है कि आप ठान लें तो आप ज़रूर अपने सपने पूरा कर सकते हैं। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। शबाब शेर का ये घर, ये अहले इल्म का नगर है, मंजिलों की गोद में यहाँ हर एक राह गुजर, ये शहर लालजार है, यहाँ दिलों में प्यार है, जिधर नजर उठाइए बहार ही बहार है, कली कली है नाज़नी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। यहाँ की सब रवायतें अदब के शाहकार हैं, अमीर अहले दिल यहाँ गरीब जानिसार हैं, हर एक शाख पर यहाँ है बुलबुलों के कह कहे, गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कह कहे, हर एक नजारा दिल नशी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। मेहरू जी, ये बताइए कि किस तरह से कर पाई जब इतना मुश्किल है इस उम्र में कुछ भी करना? नहीं, जब 2 साल पहले 2018 में बनी है मेहरुन्निसा, तो अब वो किसी टेक्नोलॉजी की वजह से शायद वो सुन नहीं पा रही थी, लेकिन उनका दिमाग और सोचने का अंदाज बिल्कुल ही सेहतमंद है जी। और उनको कोई परेशानी नहीं हुई शूट करने में। कई सीन्स तो 4 बजे भी डायरेक्टर ने शूट किया क्योंकि भीड़ को अवॉइड करने के लिए। तो ये गई वहाँ, सारी रात बैठी, सड़क के किनारे कैफे था। जब आप देखेंगी फिल्म तो उसमें एक कैफे का सीन है जहाँ ये दुनिया से के जो रोजमर्रे के मसले होते हैं उनको अवॉइड करके ये कैफे में जाके बैठती हैं, वहाँ 1-2 सुटकी सिगरेट का लेती हैं रिलैक्स करने के लिए जी। और तो वो ये अपनी इनकी जो बेटी की बेटी होती है उससे एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है जी। तो उसके साथ वो वहाँ बैठती हैं और ये लोग दुनिया के बारे में, इश्क के बारे में, मौत के बारे में, जिंदगी के बारे में गुफ्तगू करते हैं। बड़ा अच्छा सीन है ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड मदर के बीच जी। तो ये इनको जब ये काम करती हैं तो फिर ये भूल जाती हैं कि घर की जिम्मेदारी है या कुछ और करना है, ये बिल्कुल जो कर रही हैं बस उसी में डूब जाती हैं। अच्छा। तो इस तरह से इनको कोई तकलीफ नहीं होती है, मतलब वॉकिंग स्टिक लेके चलती हैं, लेकिन आवाज वगैरह माशाल्लाह अभी भी बुलंद है। क्या बात है, वो तो फिल्म में दिखता है और सुनाई भी देता है। और वो जो दबंग है, मतलब एक दबंगई जिसको कहते हैं, इनकी जो रूह है दबंग है। अब जो शरीर है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन रूह बहुत अभी भी जवान है, बहुत ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको काम करने में कभी दिक्कत नहीं होती। अगर रात भर काम किया तो दिन भर सो जाती हैं जी। और कभी ये नहीं कहती कि मैं थक गई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। ये कैमरा लाइट एक्शन के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या बात है।
तो जी। निर्देशक बहुत पसंद करते होंगे। बहुत पसंद करते हैं, और ये डायरेक्टर की एक्टर हैं। जी। और ये जो डायरेक्टर कहता है, उनको सिगरेट थमा दिया तो सिगरेट पी लिया, वो क्या नाम है उनका, उन्होंने अलीगढ़ जिन्होंने फिल्म बनाई, हुक्का थमा दिया तो हुक्का पीने लगी। एक और फिल्म थी, उसमें डायरेक्टर ने कहा कि वो फिर उसमें काम नहीं किया इन्होंने, लेकिन डायरेक्टर ने कहा था कि आपको स्विमिंग पूल में हम डालेंगे और डेंचर्स फिर आपके निकल आते हैं, वो अच्छा। स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं अलग और आप अलग, आप करेंगी? कहती हाँ मैं करूंगी। वाह वाह। तो विकास बहल ने कहा कि आप इस रोल में हमें आप का ये हेयर स्टाइल चाहिए, तो हम काटना चाहते हैं आपके बाल। उन्होंने कहा काट लो। तो डायरेक्टर तो बहुत ही खुश रहता है इनके एटीट्यूड से, जाहिर है। और कोई खाने की मांग नहीं, कोई पैसों के ऊपर बहस नहीं। अच्छा। क्योंकि ये शौक के लिए करती हैं, इनकी अपनी पेंशन है, और ये फिल्मों में काम करने के लिए आर्थिक तौर से निर्भर नहीं है जी। तो ये सिर्फ मजे के लिए करती हैं, तो कोई परेशानी नहीं करती हैं किसी को, और खूब खुल के कैमरे के सामने पता नहीं इनको क्या एनर्जी आ जाती है, बिल्कुल अपना दिलो जान कैमरे के सामने निकाल के रख देती हैं। मतलब पूरे मजे लेके काम करती हैं। बहुत मजे करती हैं, बहुत मजे। वाह वाह वाह। इनको अच्छा लगता है लोग जब सारी दुनिया की तवज्जो इन पर होती है। अच्छा। और लोग इनकी तारीफ करते हैं, और लोग इनके काम को सराहते हैं, इन्हीं से बात करते हैं, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। अभी फिलहाल जो फिल्म आई गुलाबो सिताबों का थोड़ा सा कुछ अनुभव बताएंगी क्या? जी जी, गुलाबो सिताबों में भी सुजीत सरकार इन पे फिदा जी। और हर तरह से उन्होंने डेट्स एडजस्ट की, इस तरह से शूट किया कि इनको कम से कम फिजिकल तकलीफ हो, बहुत ख्याल रखा जी। और एक सुजीत को भी शायद कभी एक ऐसा मोमेंट रहा होगा जब उनको थोड़ी सी डाउट हुई कि ये कर पाएंगी कि नहीं, तो ये उन्होंने समझाया को सीन और डायलॉग और कहा कि ये देखिए अमिताभ बच्चन के साथ सीन है, आप कर पाएंगी? जी। तो ये तो जवाब हाजिर, कहती है मैं तो कर लूंगी, उनसे जाके पूछिए वो कर पाएंगे कि नहीं। तो क्या बात। तो लोट पोट बहुत ही फिदा हो गए, बहुत खुश हुए और अभी भी याद करते हैं। तो शी इज रियली अ डायरेक्टर्स डिलाइट। हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त फर्रुख जाफर जी की, कि जो अपना बेस्ट देती हैं और इस उम्र में 88 साल की उम्र में भी जिस तरह से काम करती हैं, जिस शिद्दत से काम करती हैं, वो काबिल तारीफ है और हम सब के लिए एक सबक है, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कोविड की वजह से थोड़ा उनको रोक रखा है कि आप सफर ना कीजिए और थोड़ा ख्याल रखिए, तो फिर उनको उलझन भी होती है अगर स्क्रिप्ट नहीं होती है हाथ में, भीड़ नहीं होती है, कैमरा नहीं होता है। लेकिन अब ये महामारी आ गई है तो थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा, तो काम थोड़ा कम हो गया। लेकिन इन्होंने एक होम मूवी बनाई, एक बच्ची है कलकत्ता में जी, एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो अभी अभी उसका नाम है मुलाकात। तो उस फिल्म को कलकत्ता शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई। ये भी नॉमिनेटेड थी फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, तो एक्ट्रेस का तो नहीं मिला, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और फिल्म का नाम है मुलाकात। मुलाकात। जी जी। कोविड के दौरान घर में जो लोग बैठे हैं जी, तो फिल्म में कुछ इस तरह से इशारा करती है कि यही एक मौका है कि तुम अपने आप से रूबरू हो। तो ये अकेली रहती हैं जी, बुजुर्ग औरत, तो फिर वो कोविड के दरमियान वो इसको इस्तेमाल करती हैं, इस मोमेंट को अपने आप से मुलाकात करने की। तो बड़ी स्वीट सी अच्छी फिल्म। चलिए बहुत बहुत बधाई। और क्या उमराव जान याद करती हैं अभी, उमराव जान के समय की शूटिंग? सबसे मशहूर ये तो स्टार हो गई थी पीपली टाइप के रोल से जी, लेकिन इनसे पूछो तो कहती हैं कि मेरी फेवरेट फिल्म उमराव जान है। उनसे पूछो क्यों,
कहती क्योंकि उसमें मैं खूबसूरत बहुत लगती हूँ। और पीपली लाइव में तो मेरे बालों में मिट्टी मल दी थी और गांव की देहाती बिल्कुल गरीब औरत बनाने के लिए मुंह इनका खराब कर दिया। तो ये थोड़ी फिक्रमंद भी रहती है, मतलब खूबसूरत शख्सियत है जी। तो इनको बुरा लगा कि मिट्टी मल दी सारे बालों में और मुंह पे, और जी। तो रोल इतना जबरदस्त था कि को मौका मिला अपनी कला को दिखाने जी। लेकिन याद ये उमराव जान को ही करती जी। हाँ, तो ये कोई 45-50 साल की होंगी और बड़ी हसीन थी। हाँ, बहुत, अभी भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस समय तो जाहिर है उम्र कम थी और उन्हें मजा भी आया होगा ज्यादा। खूब सजी धजी, और इनको वो इसलिए अच्छा लगता है, इसमें देखने में अच्छी लगती है पर्दे पे। चलिए, हम श्रोताओं की ओर से दुआ करते हैं कि ऐसे ही फर्रुख जाफर जी खूब ढेर सारी और फिल्में करें और लीड रोल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया उनको याद करने के लिए। तो श्रोताओं, क्यों ना हम यहाँ पर एक गीत सुन लें उमराव जान का। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहाँ, हदे निगाह तक जहाँ, गुबार ही गुबार है, गुबार ही गुबार है, ये क्या जगह है दोस्तों। ये किस मकाम पर हयात, ये किस मकाम पर हयात, मुझको लेके आ गई, मुझको लेके आ गई, ना बस खुशी पे है जहाँ, ना बस खुशी पे है जहाँ, ना गम पे इख्तियार है, ना गम पे इख्तियार है, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। तमाम उम्र का हिसाब, तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी, मांगती है जिंदगी, ये मेरा दिल कहे तो क्या, ये मेरा दिल कहे तो क्या, कि खुद से शर्मसार है, कि खुद से शर्मसार है, ये
श्रोताओं, बहुत हद तक आप समझ चुके हैं कि फर्रुख जाफर जी ने किन किन फिल्मों में अभिनय किया जिनको आपने देखा होगा। स्वदेश, पीपली लाइव, उमराव जान और अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा गुलाबो सिताबो। और उसके पहले यानी कि 2 साल पहले जिस फिल्म की शूटिंग हुई वो थी फिल्म मेहरुनिसा। इसके निर्देशक हैं संदीप कुमार। संदीप कुमार जी वैसे तो मूल रूप से भारतीय हैं, लेकिन इस फिल्म को उन्होंने भेजा ऑस्ट्रिया से। संदीप कुमार जी इस फिल्म के बारे में क्या कहते हैं, सुनते हैं संदीप कुमार को। संदीप कुमार जी, स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। इट्स सो नाइस टू बी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम गोवा में आए हैं एंड जो हमें खुशी है कि हमारा वर्ल्ड प्रीमियर मेहरुनिसा का इंडिया में हो रहा है, क्योंकि हमने इंडिया में ही लखनऊ में शूट की थी, तो उसकी और भी ज़्यादा खुशी है कि हमें ये पॉसिबिलिटी मिल रही है कि हम इंडिया में ये प्रीमियर करें। इसकी शूटिंग आपने लखनऊ में की है, क्यों की लखनऊ में? लखनऊ में इसलिए की क्योंकि एक तो जो इनकी अदाकारा है, मेन एक्ट्रेस हैं, वो लखनऊ ही की ही हैं, और इसकी स्टोरी भी ये है कि इट इज़ अबाउट जो औरतों की जो स्ट्रगल है इन द पेट्रियार्की, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसके डिफरेंट लेवल्स पे जो उनकी स्ट्रगल है उसको दिखाना था। एंड फिर वी थॉट कि वी गॉट टू नो कि मतलब लखनऊ में जो नवाबियत है, सो नवाबियत इज़ अ सिंबल फॉर मेल डोमिनेंस, तो वो नवाबियत को हमने कंपेयर किया है टू द नवाबियत ऑफ बॉलीवुड। तो दिखाया कि नवाबियत हर जगह होती है, नवाबियत इज़ बेसिकली मेल डोमिनेंट, सो उसमें डोमिनेशन, सो उसमें हाउ द वुमेन रिएक्ट टू इट, तो उसके बारे में स्टोरी है। और फिर लखनऊ की द इंटायर कास्ट इज़ फ्रॉम लखनऊ। हमने डिसाइड कर लिया कि सारे जो के एक्टर्स हैं वो लखनऊ से ही होंगे, टू गेट द जुबान जो होती है वो वहाँ की होनी चाहिए, एंड यू नो जस्ट टू मेक अ लोकल स्टोरी विद अ ग्लोबल इम्पैक्ट। एक जो किरदार है नवाब साहब का, वो सिर्फ फोटो में एग्जिस्ट करता है, एंड ये बड़ी सिंबॉलिक चीज़ है जो बन गई कि जो दूसरे भी एक कैरेक्टर हैं, जो ग्रैंड डॉटर आलिया होती है, उनके जो बॉयफ्रेंड है, वो सिर्फ स्काइप इंटरव्यू में ही दिखते हैं। तो बेसिकली मेन आर इन द बैकग्राउंड, और जो वुमेन है, जो 3 वुमेन है, वो ही इस फिल्म को चला रही हैं। तो इसमें काफ़ी सिंबलिज्म है, काफ़ी लेयर्स हैं फिल्म में, और बड़ी सटल वे में बनाई गई है। इट्स अ स्टोरी अबाउट द ग्रैंड मदर, और वो ग्रैंड मदर का पहला बड़ा जो कनेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है अपनी डॉटर से और ग्रैंड डॉटर से, बड़ा स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप होता है। पर वो क्योंकि इस डिफ़िकल्ट टाइम में जब मिलने आते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द नवाब, तो डिफ़िकल्ट टाइम में वो फिर उनको इकट्ठा फिर से होना पड़ता है, और फिर इकट्ठे होने से क्या प्रॉब्लम्स उभर के आती हैं, दे कम आउट द प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे डील विद इट, एंड द प्रॉब्लम्स आर ऑल बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अराउंड देम, नवाबियत, एंड हाउ दे डिफरेंट जनरेशंस में हाउ दे रिएक्ट टू दिस नवाबियत। That is the whole essence of the story, and in that reaction how the relationship between them evolves, तो उसके बारे में स्टोरी है। मेहरुनिसा जी, मतलब जो आपने बताया ना कि फारूक जफर जी, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब आपने जब काम किया तब? जब हम उनको मिलने आए थे लखनऊ में, तो हमें बहुत नर्वसनेस थी, क्योंकि एक आपकी 88 years old अदाकारा हैं, एंड शी इज़ वर्क विद सो मेनी ग्रेट एक्टर्स। रेखा की मदर रह चुकी हैं उमराव जान में, अभी उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ बाद में काम किया हमारी फिल्म के बाद में, पर उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सारे तीनों खानों के साथ, खान्स के साथ काम किया है उन्होंने, और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, पर हम उनको लीड रोल में लेना चाहते थे। उसकी नर्वसनेस थी कि वो मानेंगी कि नहीं मानेंगी, या उसका फ्लो जो कर्व है फिल्म का कैसे रहेगा। पर जब हमने उनको कहानी सुनाई, उनको एकदम से पसंद आ गई, और उन्होंने कहा, उनका जवाब था नरेशन सुनने के बाद, हम करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा हम मतलब कौन कौन, एंड फिर बाद में पीपल सेड कि लखनऊ में सब नवाब होते हैं, वो हम बात करते हैं, मैं नहीं बोलता, हम बोलते हैं। सो वी गॉट यूज्ड टू इट, सो शी रेडिली एक्सेप्टेड टू डू द फिल्म। एंड जब हम फिल्म कर रहे थे तो हमें उनकी डॉटर ने बताया कि शी इज़ फीलिंग वेरी इवॉल्व ड्यूरिंग द फिल्म मेकिंग प्रोसेस। काफ़ी सारी चीज़ें उनकी लाइफ में जो थी, जो रही होंगी, जब उनकी रियल लाइफ में उनके हस्बैंड के साथ क्या रिलेशनशिप रही होगी, एवरी वुमन गोज थ्रू दैट, तो वो उनको इस फिल्म में उन पे वर्क करने का मौका मिल रहा था। एंड एज एन एक्ट्रेस आई थिंक शी इज़ द परफेक्ट एक्ट्रेस यू कैन हैव। वो हर सीन जो करती हैं वो एज अ सीन नहीं करती, वो सीन में ही होती हैं। तो हमें कट बोलने में भी बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि वो चलती रहती थी, तो उनको वो बॉदर नहीं करती कि कैमरा किधर है, मेरा कैसा प्रोफाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा। उनको सिर्फ वो पूरे अपने रोल में घुस जाती हैं, और फिर मन करता है कि ये चलते ही रहे, चलते ही रहा। कट भी बोल देना तो वो अपने उसमें ही रहती है। सो आई थिंक शी इज़ अ डायरेक्टर्स डिलाइट टू वर्क विद हर। तो सामने जैसे कि खाने पीने का, समय का कुछ होता है, सोने का, ऐसे उम्र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, वो हमने पहले प्लान किया था, बिकॉज आफ्टर ऑल शी वाज 87 व्हेन वी वर डूइंग द फिल्म,
तो वो हमने उनकी टीम के साथ, उनकी फैमिली के साथ सारा प्लान किया था, बिकॉज वी नीडेड हर फॉर 25 डेज, सुबह से शाम तक, और फिर सर्दी भी स्टार्ट हो गई थी, विंटर मंथ्स थे, तो हमने वो प्लान किया था उनकी डाइट कब कब होएगी, कब उनको रेस्टिंग पीरियड्स चाहिए, व्हेन शी कैन रेस्ट एट द सेट सो दैट शी इज़ फ्रेश. सो वी हैड टू टेक केयर ऑफ दैट कि वो बीमार ना पड़े सेट में, और हम उनको 25 डेज कंटिन्यूस हम उनके साथ काम कर सके. तो वो चैलेंज था, पर दैट वाज अ प्लानिंग फ्रॉम आवर साइड. और आई वाज वेरी थ्रिल्ड जब हमारा वर्ल्ड प्रीमियर चल रहा था, उसके स्क्रीनिंग के बाद काफ़ी सारी औरतों ने उठ के स्टैंडिंग ओवेशंस दिया, क्लैप किया. सो आई थिंक अगर द लेडीज आर लाइक, वुमेन आर लाइकिंग दिस फिल्म, सो दिस फिल्म विल डू वेल. थैंक यू सो मच. बेमिसाल शख्सियत फर्रुख जाफर, यहाँ पर एक उनकी फिल्म का गीत सुन लिया जाए. देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू. देश मेरा रंगरेज ये बाबू. घाट यहाँ घटता जादू. देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू. खाई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा पतंगर. खाई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा पतंगर. अरे इंडिया सर ये चीज धुरंधर, इंडिया सर ये चीज धुरंधर. रंग रंगीला बर जातंतर, रंग रंगीला बर जातंतर. सात रंग सतरंगा मेला, बस रंगा सा बड़ा झमेला. सात रंग सतरंगा मेला, बस रंगा सा बड़ा झमेला. हीरा का कण से खजूर ने झेला, सुख दुख पकड़म पकड़ी खेला. एक रंग दुनिया का निराला, एक रंग अज्ञानी. रंग रंग में होड़ लगी है, रंग रंगी मनमाने. रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू. देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू.
दोस्तों, ये इस फिल्म में खास तौर से एक महिला प्रधान फिल्म होनी चाहिए, इसको लेकर फर्रुख जाफर, यानी कि फिल्म में नाम है उनका मेहरुनिसा, और मेहरुनिसा की बेटी की भूमिका में तुलिका बनर्जी बता रही हैं अपने अभिनय के बारे में, अपनी भूमिका के बारे में और फर्रुख जाफर जी के बारे में। तुलिका जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं यहाँ पे आई आपसे बात कर रही हूँ। आप बहुत सामान्य सी दिखी हैं, उसमें बड़ा अच्छा सा, जैसे कि बड़े कैजुअल सा दिखा है, बिल्कुल एकदम, मतलब जिसको कहना चाहिए बिल्कुल स्वाभाविक लगा है, जैसा लगा ही नहीं कि कहीं आपने मेकअप किया है कुछ या आप एक्टिंग कर रही हैं। ऐसा कैसे आपने इसको मेंटेन किया? क्योंकि ना तो हम लोगों ने मेकअप किया था और ना ही हम लोगों ने एक्टिंग की थी। इट वॉज सो ऑर्गेनिक। हम लोगों को एक एक शॉट से पहले 1 घंटा बिठा के उस मोड में लाया जाता था। तो धीरे धीरे जब 25 दिन की शूटिंग हुई थी, तो बाय द एंड ऑफ दैट दोज 1 महीना मुझको लगने लगा था कि मैं अपना जो पर्सनैलिटी है वो मिक्स होती जा रही है, मैं यास्मीन बनती जा रही हूँ। क्योंकि ये जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका बड़ा एक पर्टिकुलर स्टाइल है काम करवाने का। नॉर्मली क्या होता है, हमने ये यूजुअली होता है कमर्शियल फिल्म्स में कि आपको कहानी इतनी ज़्यादा नहीं वो की जाती है, बताई जाती है। आपका अगर 4 दिन का काम है तो आप आते हैं, आपको आपका कैरेक्टर बता दिया जाता है, सीन का आगे पीछे बता दिया जाता है, आप आइए करिए चाहिए। वो चीज़ नहीं थी इसमें। कुछ आर्ट डायरेक्टर्स और कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको पहले वर्कशॉप्स लेंगे, पूरा समझाएंगे, आपको वो किरदार में ढालेंगे और उसके बाद फिर बोलेंगे कि अब तुम करो, समझो तुम यास्मीन हो, इसमें कैसे करोगी। तो वो आपसे एक्टिंग नहीं करवाते, वो आपसे रिएक्शंस लेते हैं और उसको पर्दे पर लेके आते हैं। दिस इज़ हाउ वी शॉट द फिल्म। जब उसकी शूटिंग शुरू हुई ना, और जो रूपरेखा मेरे को दी गई किरदार की, मुझे तो लग रहा था कि मैं पता नहीं जस्टिफाई कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मैं असली ज़िंदगी में उससे बिल्कुल उल्टी हूँ। देखने सुनने में, बिहेवियर वाइज मैं बिल्कुल उल्टी हूँ। कैसे संदीप जी ने मेरे अंदर उस कैरेक्टर को, यास्मीन को देखा और उसको निकाल के लाए, हैट्स ऑफ टू हिम। उसमें एक जो यास्मीन है, जो मेरा कैरेक्टर है, वो तकरीबन 50-55 साल की है। मैं अभी लेट 30s में हूँ, तो 20 साल बढ़ा देना मुश्किल बात है। खड़ूस का वो नहीं है, मैं बहुत ही स्वीट हूँ। आप बात करेंगे नॉर्मल, मैं अनजानों से भी बहुत स्वीटली बात करती हूँ। इतनी खड़ूस मैं अपने माँ से, अपनी बेटी से। तो यही तो है असली रंग, यही तो, इसी को तो बोलते हैं कलाकारी। निर्देशक का कमाल, हमारा कमाल, कि हम अपने जोन से बाहर निकल के अपने अंदर एक दूसरा आवरण लाएं उस किरदार का जिसको हम निभा रहे हैं। फारूक जी की अगर बात करें तो जैसे उसमें वो गुस्से में बोलती हैं, क्या वैसे ही शूटिंग के समय भी करती हैं? नहीं, वो ज़्यादा शूटिंग के समय गुस्सा तो नहीं करती हैं, बात ऐसे ही करती हैं, जैसे उनका असली में भी बात ऐसे ही, टोन ऐसा ही है। हाँ, वही जो दबंगई है वो। हाँ, दबंगई है, उनकी स्वीटनेस वाली दबंगई है। कमांडिंग जो उनकी भाषा है, हाँ, वो तो है। अरे जाओ, अरे हाँ, ये जो उनका टोन है बहुत स्वीट सा, ये उनकी असल जिंदगी में भी है। और जैसे कि मैंने बोला, आप जो देख रहे हैं ना किरदार, चाहे वो फर्रुख जी का हो, चाहे हम लोग का है, ये एक्चुअली में है। वो हम लोग को, अच्छा हम लोग तो अपना चेंज कर रहे थे किरदार के हिसाब से, लेकिन वो उस उम्र में चेंज नहीं करेंगी। तो वो उनका रियल रूप है, असली रूप है। तो जो वो वैसी हैं, इन रियलिटी भी वैसी हैं, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा करीब नहीं हुई थी। शूटिंग के दौरान मैं अलग जाके, मुझको बोला जाता था बहुत ज़्यादा फ्रैंक मत हो जाओ, बहुत ज़्यादा उनसे साथ घुल मिल मत जाओ, क्योंकि यास्मीन उनसे बहुत जुड़ी हुई नहीं है। यास्मीन, तुम अगर उनसे कनेक्ट हो जाओगी तो वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके स्क्रीन में, तो तुमको उनके साथ पैली नहीं होना है। मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ घुलती मिलती नहीं थी। उसके बाद मैंने उनके साथ का लाइफ जिया ना, जब शूटिंग खत्म हो गई उसके बाद उनके घर जा के हम लोगों ने खूब अच्छे से फिर वो किया। उस वक्त कंट्रोल करना पड़ा था, बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्वीट लेडी। उनके साथ रहना, सिर्फ उनका ऑरा ही इतने दिनों का एक्सपीरियंस अपने आप में इतना बड़ा कर देता है उनकी पर्सनालिटी को, कि आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक छत्र छाया के नीचे जा रहे हैं, जहाँ पे आप सीखेंगे ही सीखेंगे। यूं तो फर्रुख जाफर जी की बहुत गिनी चुने फिल्में हैं। उमराव जान की बात करें, स्वदेश की बात करें, या पीपली लाइव की बात करें, और अभी हाल ही में फिल्म गुलाबो सिताबो, जी हाँ, एक और फिल्म फोटोग्राफ, जिसमें कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दादी बनी हैं। सुल्तान में भी आप सलमान खान की दादी बनी हैं। अंदाज़े बयां, या यूं कहें कि संवाद अदायगी, इनकी बेमिसाल है। तो जब इनकी इतनी बात चल रही है फर्रुख जाफर जी की, तो क्यों ना उनकी फिल्म का एक और गीत यहाँ सुन लिया जाए। रूहानी कहीं, न वो चेहरा नूरानी कहीं,
कहीं दिल वाली बातें भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू, रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है, चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं, कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। नसीबों में या हौसले की बातों में, सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में, संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है, तूने संग रहना, मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में, तेरी मिलती निशानी कहीं, जो है सबको दिखानी कहीं, तू तो जानती है मर के भी मुझे आती है निभानी कहीं, वही करना जो है कहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। तो आपने सुना कि किस तरह से फर्रुख जाफर जी इस उम्र में 88 वर्ष की उम्र में भी किस शिद्दत से काम करती हैं, और लाइट, कैमरा और एक्शन, ये सारी चीजें उनका जीवन है। जब ये सुनती हैं, जब स्क्रीन पर आती हैं और जिस तरह से वो अभिनय करती हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ काम रहता है। सामंजस्य जिस हद तक वो कर लेती हैं, बहुत ही यूं कह सकते हैं कि असंभव सा लगता है हम सब के लिए, है ना। देखिए, यही सब सबक है जो हमें बड़े लोग देते हैं। लेकिन वही बात आती है एक युवा पीढ़ी की बिल्कुल प्रतिनिधित्व करती हुई अंकिता दुबे मेहरुनिसा की नवासी का रोल कर रही हैं। चलिए बात करते हैं अंकिता दुबे से। कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकिता, हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें चयन कैसे हुआ, आपको कैसे सेलेक्ट किया गया? तो मुझे पता चला कि ऑस्ट्रिया से एक डायरेक्टर साहब आए हैं और वो एक लखनवी लड़की को ढूंढ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे रीच आउट किया और उन्होंने बोला कि जाओ और मिलो। और फिर जब हम मिले तो कुछ श्योर नहीं था कि होगा या नहीं होगा, बट हम बस मिले, हमने बातें की और उसके बाद कुछ दिनों बाद फ़ोन आया कि हमें आपका एक ऑडिशन चाहिए जो मैंने
बना के भेजा और शायद उनको वो फ्लेवर मिला हो उस ऑडिशन में, तो इस तहत उन्होंने सिलेक्ट किया, शायद उनको मिल गई होगी उनकी आलिया। तो हाँ, उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा, उनको पसंद आया और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। तो इसके पहले भी आपने फिल्में की हैं, कुछ एक्टिंग का क्या अनुभव तजुर्बा? जी, मैं पिछले 9 साल से मुंबई में हूँ और मैं अलग अलग फिल्में, बहुत सारे सीरियल्स, काफ़ी सारे एड्स कर चुकी हूँ। अगर मैं नाम लूँ कुछ के तो फिल्मों में तनु वेट्स मनु है, या मिर्ज़ा जूलियट है, या इंडियाज़ मोस्ट वांटेड है। अभी अभी मैंने 14 फेरे की है विक्रांत मैसी और नेशनल विनर दिव्यांशु सिंह के साथ। तो हाँ, उसके अलावा मैंने बहुत सारे सीरियल्स भी किए हैं, डोली अरमानों की, काला टीका, बहुत सारे अलग अलग शोज। तो हाँ, फिल्में मैंने काफ़ी सारी की हैं, बट ये फिल्म बहुत ही यूनिक थी, ऐसी फिल्म मैंने कभी नहीं की। किस मायने में आप कह सकती हैं इसे यूनिक थी? बहुत ही रियल फिल्म जिसको कहते हैं, कि कोई भी चीज़ बनावटी नहीं है बहुत ज़्यादा। हालांकि कहानी ऑफ कोर्स रची गई है, बट जब एक कहानी को आप इस तरह से बना दे कि वो ऐसा लगने लगे कि वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है। तो जब ये स्क्रिप्ट आई थी तो एक इमेजिनेशन होती है एज एन एक्टर या एज अ रीडर। आप जब पढ़ रहे होते हो किसी स्क्रिप्ट को तो आप एक इमेजिन भी कर रहे होते हो साथ में। तो जब मैंने इस फिल्म को, इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मतलब ये हमारे इतने सारे दिग्गज लोग जो इतना बेहतरीन सिनेमा बना रहे हैं, और एक इंसान आता है ऑस्ट्रिया से, और एक इंसान, एक आदमी, ख़ास तौर से एक आदमी जिसने औरत के नुआंसेस को पकड़ा, ये बहुत खूबसूरत बात है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, पर जिस तरह से इसको कंसीव किया गया है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक चीज़ है। तो अंकिता जी, इस फिल्म में शूटिंग करते समय, मतलब जैसा कि फारूक जी के साथ, क्या अनुभव रहा आपका? मैं शुरुआत में बहुत नर्वस थी फारूक जी के साथ काम करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे फिल्मों में काम कर चुकी हैं, शी इज़ अ प्रोफेशनल, और ऑफ कोर्स मेरा और उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी बस कदम रखा ही है मैंने इंडस्ट्री में। लेकिन जब मैं उनसे मिली तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो इतनी एक्सपीरियंस या इतने सारे लोगों के साथ काम कर चुकी है। वो बहुत ही नॉर्मल हम जैसी थी, और उन्होंने अलाउ किया हमें जेल करने के लिए, और एक तरह से मैं कहूँ तो बहुत ही बेहतरीन था वो एक्सपीरियंस। मैं शायद इसको लफ्ज़ों में नहीं बता पाऊँ, लेकिन वो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक एक्सपीरियंस था, जहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि शायद सच में वही मेरी नानी है, बिकॉज़ मैंने अपनी नानी को कभी नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान ने नानी को ही भेज दिया है मेरे लिए। और जिस तरह से वो डांटा करती थी, मतलब वो मस्ती करती थी कि अरे जुकाम नहीं होता है, जुकाम होता है। तो शी केप्ट टीचिंग अस थ्रू आउट, एंड बहुत अच्छी चीज़ मिली कि शायद मुझे कभी कोई नहीं मिलता ये बताने वाला कि ये जुकाम नहीं, जुकाम है। तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी, जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने थ्रू आउट द फिल्म इनपुट देती रहीं, और काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने बिना बोले बता दी। जैसे एक तो प्रोफेशनलिज्म बहुत तगड़ा था उनका। लखनऊ में रहते हुए काफ़ी लोग मुंबई चले जाते हैं, जैसे मैं अगर ख़ुद के बारे में बताऊं तो मैं मुंबई में रहती हूं और मैं पिछले 9-10 साल से मुंबई में काम कर रही हूं। तो मुंबई में जाके रहना और वहां काम करना, उसके सिस्टम के हिसाब से ढल जाना बहुत ऑब्वियस सी बात है। बट आप लखनऊ में रह के इतने प्रोफेशनल हैं कि आप सेट पे टाइम से पहले पहुँचते हैं। आप मतलब शी वॉज 88 एंड शी यूज्ड टू रीच बिफोर टाइम, शी वॉज रेडी विद हर लाइन्स, शी वुड नॉट टेक अ डीप, मतलब शी वुड नॉट बी रिलैक्स्ड अगर उन्हें उनकी लाइंस श्योर नहीं है। तो जब तक वो अपनी लाइंस को, अपने सीन को, अपने स्क्रिप्ट को, सब चीज़ों को मेक श्योर नहीं कर लेती थी, वो चैन की सांस नहीं लेती थी। तो ये बहुत ही अमेजिंग बात थी। मेरी उम्र के हिसाब से मैं कहीं ना कहीं बढ़ रही हूँ उस लेसन की तरफ जहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। पर जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म मैंने उनमें देखा, मैंने किसी महिला में नहीं देखा है। मतलब वो बहुत ही बेहतरीन था, जहाँ पे आप चल नहीं पा रहे हो सही से, लेकिन आपका जो एक जिगरा है जिसको बोलते हैं, वो इतना तगड़ा है कि आप अपने ऑरा से पूरे लोगों को ओवरवेल्म कर देते हो। तो वो उनका जो ऑरा था वो बहुत ही बेहतरीन था। मैं कभी नहीं, क्या आप उसको फॉलो करना चाहेंगी, वैसी बनना चाहेंगी? मैं बिल्कुल जो जितनी भी जो इंस्पायरिंग चीज़ें थी उनको पिकअप करना चाहूँगी। बट मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं उनके जैसा बनना चाहूँगी, मैं अपने जैसा बनना चाहूँगी, क्योंकि मेरी अपनी यूनिकनेस है। मैं उनके जैसा बन ही नहीं सकती, क्योंकि नहीं, अनुशासन और उनकी बात मैं कर रही हूँ, समय की पाबंदी, इन सब चीज़ों की बात। बिल्कुल, ये मुझे लगता है हर किसी को सीखना चाहिए। जब आप कोई भी काम कर रहे हो, आपकी ईमानदारी बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो ऐड ऑन करती है आप जो भी काम कर रहे हो। तो जिस तरह का एटीट्यूड उनका था, मुझे लगता है हर एक प्रोफेशनल के अंदर होना चाहिए। आप शूटिंग के दौरान के कुछ ऐसे वाकयात
जो आपको याद रह गए हों? वैसे तो बहुत सारे होंगे, फिर भी 2-4। ऐसे तो बहुत सारे वाक़या थे, बहुत सारे बट उसमें से एक वाक़या मुझे याद है कि एक सीन में हमें और अम्मी को सिगरेट पीनी थी और मैं बहुत ही ऑकवर्ड हो रही थी कि अरे मैं कैसे पीऊँगी उनके सामने, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था और मुझे ये भी लग रहा था कि मैं सीन कैसे पुल आउट करूँगी क्योंकि ठीक है सीन है तो करना ही है ऑफ कोर्स, लेकिन एक ऑकवर्डनेस रहती है क्योंकि कहीं न कहीं हमारा खून का रिश्ता नहीं है, हमारा वैसा रिलेशन नहीं है, तो उनसे पूछना कि तो वो बहुत अजीब था, मतलब अगर मैं उसको उस तरह से समझाऊँ कि वो बहुत ही अजीब था उनके साथ वो नुआंस पकड़ के चलना कि वो मेरी नानी है और मैं उनसे उतनी ही कंफर्टेबल हूँ और हम साथ में सिगरेट पी रहे हैं, बट शी वाज वेरी मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वो थी कि उन्होंने सीधे बोला कि आलिया निकालो एक सिगरेट निकालो, एंड और मुझे ऐसा लगा अरे तो उन्होंने मुझे कंफर्टेबल करा दिया और मुझे याद है कि हम लोग वो सीन के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इतनी एजड हैं और धुआं इनहेल करना और इस तरह से, तो और उनका इतना आदत भी नहीं था, तो हमने रिहर्स किया 2-4 बार सिगरेट का तो हम कॉर्नर में कोने में बैठ के सब शूट कर रहे होते थे और हम और अम्मी ये बातें कर रहे होते, एक सुट्टा हो जाए क्या सो दैट हम उसको अच्छे से रिहर्स कर पाए। तो हम और अम्मी बैठ के कॉर्नर में कोने में कहीं छुप के सिगरेट पी रहे होते थे और ये एक जो मेमोरी है ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि ठीक है ऑफ कोर्स अच्छी आदत नहीं है लेकिन हम एक फिल्म कर रहे थे और वहाँ पे वो चीज़ दिखानी थी और उसमें जो कंफर्टेबल उन्होंने मुझे किया उस सीन के लिए वो बेहतरीन था। और वो भी इस उम्र में। ऑफ कोर्स आप जब देखेंगे एक 88 साल की महिला को इतना कूलली सिगरेट पीते हुए, वो तो इस उम्र में वो चीज़ पुल आउट कर पाना, मैं शॉक थी, क्योंकि एक तो इसलिए कि शी वाज अ सीनियर, दूसरा इसलिए कि शी इज़ अ वुमेन, तीसरा इसलिए कि ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट उम्र का गैप है बहुत ज़्यादा, बट जिस तरह से उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कराया उस सीन के लिए मैं कभी नहीं भूलूंगी। वहाँ जो महिला की आज़ादी के बारे में कहती हैं कि नवाबियत ख़त्म हो गई, उसके बारे में आप खुद क्या महसूस करती हैं? अपनी एक जर्नी होती है हर किसी की, वो आपको अपने अंदर रियलाइज़ करना होता है, या आप ही वो पर्सन होते हैं जो उस चीज़ को अलाउ कर रहे होते हैं, आप ही होते हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप ही होते हैं जो उसको ब्रेक करते हैं। तो जो काम उन्होंने 88 वर्ष में किया जब उनके नवाब गुजर गए, अगर उन्होंने यही सेम चीज़ पहले कर ली होती तो शायद मैं स्टोरी के हिसाब से बता रही हूँ कि अगर उन्होंने वो चीज़ पहले कर ली होती, वो हिम्मत पहले जुटा ली होती जो नवाब जी के गुजर जाने के बाद हुई, तो शायद लाइफ थोड़ी और चेंज हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया है नवाबियत का, देखिए ऐसा है कि हम भारतवर्ष में रह रहे हैं और भारतवर्ष में अभी भी काफ़ी सारे काम हो रहा है इसके लिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं तो है, हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते। चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, महिलाएँ बहुत बाहर आकर उभर कर अपनी कला का या अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है और ये कोई बहुत नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता आया है, पुराने ज़माने से होता है, लेकिन बीच में शायद कुछ तो बदल गया था जो कि वापस से फिर से ठीक हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि है कहीं ना कहीं अभी भी है जो जिसमें सुधार का स्कोप है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी इंसान इस बात को समझ जाए कि सेल्फ लव इज़ द बिगेस्ट लव, आई एम नॉट सेइंग कि आपको किसी और से कंपैशन नहीं होना चाहिए, प्यार नहीं होना चाहिए, पर जो इंसान खुद को प्यार नहीं कर सकता वो मुझे नहीं लगता किसी को प्यार कर पाएगा। तो अगर पता नहीं जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, अगर आप उनमें से हैं जो कुछ करना चाहते हैं और आपके आड़े कोई, आपके रास्ते कोई ऐसा पत्थर आ रहा है जो इन सब रीजंस की वजह से है, जहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है या किसी को पसंद नहीं है आपका काम करना, मुझे लगता है इन सब चीज़ों को अपने रास्ते से ठोकर मारिए और आगे बढ़िए अपने उस थॉट के साथ, अपने उस पैशन के साथ जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी लाइन है कि जिसको कहते हैं ना कि आपको खुद से प्यार करना चाहिए, और हमें लगता है कि स्त्रियां इस मामले में अभी भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि वो जो कहने के लिए हम आज़ाद हैं लेकिन शायद खुद ही को अपने को बंधन में हमने रखा हुआ है ना। बिल्कुल, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई का मतलब ये है कि हमें बहुत सालों से यही फीड किया गया है कि जो फैमिली, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, आपको पढ़ाई अच्छी करनी है, तालीम अच्छी लेनी है, आपको अगर नौकरी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो आपको अच्छी नौकरी, आपको टीचर बनना है या आपको बैंक में जाना है, बहुत सारी अभी भी बहुत सारे लेयर्स हैं इसमें कि आपको अगर आप महिला हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो आप यही 4 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आपको टीचर बनना है, या तो आपको बैंक में जाना है, सुरक्षित नौकरी होनी चाहिए, आप ऐसी किसी चीज़ में नहीं जा सकते जहाँ चुनौती नहीं ले सकते, तो ये अपब्रिंगिंग ही गलत है मुझे लगता है। तो अगर ये सुधार हो जाए कि माँ बाप एक दिन ये कह दे अपने बच्चे को कि बेटा तू जा, तेरे को जो करना है कर, हम तेरे पीछे हैं, हम तेरे साथ खड़े हैं,
तू हारेगा तो भी हम हैं, तू जीतेगा तो भी हम हैं सेलिब्रेट करने के लिए, तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। ये तो हुई अभिभावक की बात, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं अंकिता जी कि कहीं ना कहीं लड़कियां भी खुद ये ले सकती हैं ना आज़ादी। ऑफ कोर्स लड़कियां ले सकती है, लेकिन हर किसी के अंदर उतनी समझदारी होनी चाहिए। और दूसरा समझदारी से भी अलग एक बात होती है एक्सपोजर। अब अगर कोई कुएं से बाहर ही ना निकला हो तो उसको क्या पता समंदर क्या होगा। देखिए क्या होता है जब हमारे भारतवर्ष में इतना इमोशनली बच्चों को पाला जाता है, हाँ, कि माँ अगर बच्चा 11 बजे तक घर नहीं आया तो अरे कुछ हो तो नहीं गया, ये हो जाता है। तो इतना इमोशनली उनको हमने पकड़ के रखा है ना, ऐसे डोरी बंधन में बांध के रखा है कि वो खुल नहीं पाते हैं। तो ये बच्चों की गलती नहीं है। देखिए क्या होगा कि अगर हम आपको बचपन से दाल चावल खिलाएंगे तो सिर्फ और दाल चावल ही खिलाएंगे तो आपको और कोई टेस्ट पता ही नहीं होगा। तो ये तो हमारी माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हमने अगर बच्चा पैदा किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी जायदाद हो गई। हमने एक लाइफ को जन्म दिया है और हम कहीं ना कहीं हमारे पास ये हमारे सीखने का टाइम है, पेरेंट्स के सीखने का टाइम है कि एक नई जनरेशन आ रही है और वो अलग तरह से ग्रो हो रही है। हमें ये जायदाद नहीं है। मुझे लगता है हर किसी के पास जो अपनी आंखें भगवान ने दी हैं, जो लेंस भगवान ने दिया है, हर किसी को वो मौका मिलना चाहिए कि वो अपने नज़रिए से दुनिया को देखे, ना कि माँ बाप के नज़रिए से। माँ बाप एक बरगद की तरह होते हैं जो छाया देते हैं या जो आपको सहारा देते हैं कि बेटा तू जा, तू जो करना है कर, देखो मेरा सहारा चाहिए, तू मुझसे ले, तो मुझसे पूछो, मैं जितना समझ मेरी है मैं उतना बताऊंगी। लेकिन अगर वही सेम माँ बाप अगर अपने बच्चे को रोक दें और उनको ऐसे डोर से बांध के रखें तो उनको खुद भी नहीं पता चलेगा कि उनके बच्चे के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है। बड़े क्या कहना चाहिए कि बड़े विचारोत्तक, बिल्कुल मतलब झकझोरने वाले आपके विचार हैं। बड़ा अच्छा लगा बात करके अंकिता जी। एक युवा जो है जिस तरह से सोच रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और अगर आप में से कोई भी लोग जो सुन रहे हैं, अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुँची है तो प्लीज़ अपने अपने बच्चों को पंख दीजिए और उड़ने के लिए उनके पंख काटिए मत। शुक्रिया। तो सुना साथियों कि किस तरह से एक युवा प्रतिभावान जब कलाकार होता है तो सिर्फ फिल्म के बारे में नहीं, एक अलग राय किसी और विषय पर भी रखता है। तो अंकिता दुबे ने बताया कि क्या होना चाहिए समाज में और क्या नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हमने सुनी, समझी। हम जब चले तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो हम नए जहान के पास हम नई बहार के राज़दां। हम हंसे तो हंस पड़े हर कली, हम चले तो चल पड़े जिंदगी। सारे नजारों में, फूलों में, तारों में हमने ही जादू भरा। हम जब चले तो ये जहान आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो हमसे है फिजाओं में रंग बू, हम हैं इस जमीन की आबरू। नदियों की रागनी हमसे है, हर तरफ ये ताजगी हमसे है। सारे नजारों में, फूलों में, तारों में हमने ही जादू भरा। हम जब चले तो ये जहान आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो
पास आ गई मंजिलें, देख के शबाब के हौसले, खुद ब खुद सिमट गए फासले, सारे नजारों में फूलों में तारों में हमने ही जादू भरा, हम जब चले तो ये जहां आरज़ू हमारी आसमां को चूमे हम। और आज बॉम्बे टॉकीज बिल्कुल नए अंदाज में अलग तरीके से आपने सुना। हमने खास तौर से इस फिल्म को इसलिए चुना ताकि फर्रुख जाफर जी के बारे में हम सुन सकें, समझ सकें, और हम कोशिश करेंगे कि एक लंबी वार्ता उनसे और हम करें। और आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए रेणु चतुर्वेदी को। नमस्कार। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज, रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज, डूपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।